शक्ति क्लास है इसमें विद्युत धारा जो चैप्टर है उसमें हम आज अध्ययन करेंगे जो विद्युत सेल है उनका समांतर क्रम में संयोजन। कल हमने अध्ययन कर लिया था कि विद्युत सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है जब ईएमएफ और जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो भिन्न भिन्न हो। तो आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले विद्युत सेलों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और इसमें भी हमें पता है कि हम किसका कितने का अध्ययन करेंगे, 2 पॉइंटों का अध्ययन करेंगे, जहां पर जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जब सेलों का विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध समान हो, या भिन्न भिन्न वाला भी हम याद कर सकते हैं, पहले कोई जरूरी नहीं। सेलों का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध समान हो, ठीक है, समान हो। तो हमारे पास में वो कैसे विद्युत सेल का समांतर क्रम संयोजन करेंगे। तो उसके लिए हमारे को समांतर क्रम संयोजन करना है। तो समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पर ये मान लो इस प्रकार से, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। मतलब समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक जो सेल होगा उसका जो धनात्मक सिरा है वो बैटरी के धनात्मक सिरे से, और प्रत्येक जो ऋणात्मक सिरा है वो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ने पर जो संयोजन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये इसका हो गया प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, और फिर इनको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इनको हम क्या कर देंगे, किस जोड़ देंगे, एक बैटरी की सहायता से जोड़ देंगे। बैटरी की सहायता से जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये सेल है, ठीक है, कोई प्रतिरोध नहीं लेंगे, तो बैटरी नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिरोध लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रतिरोध, क्योंकि बैटरी तो सेल तो ऊपर जोड़ चुके हैं ना, फिर से बैटरी क्यों लगाएंगे, किस काम के लिए। इसका बाएं, ये कौन सा आपका बाएं प्रतिरोध है, स्मॉल आर कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध समान है तो R1 R2 देगा नहीं, यहाँ पर आर दे दिए, ये भी आर, इसका ईएमएफ ये, इसका भी ईएमएफ क्या है, ई, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, 2 धारा मिलेगी, सॉरी 2 धारा क्या, यहाँ पर तो आपको धारा सेम मिलेगी क्योंकि यहाँ पर भी धारा जो भी आएगी एक समान आएगी, ठीक है। चलो उसको छोड़ो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वो 2 धाराएं मिलेगी, वो मिलेगी हमारे जब विद्युत वाहक बल भिन्न हो और आंतरिक प्रतिरोध भिन्न हो। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कितना है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है वो कितना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर सबसे आसान बात यहाँ पर ध्यान रखो कि जब भी हम प्रतिरोध को किस में लगाते हैं, प्रतिरोधों को लगाते हैं हम किस में, समांतर क्रम में लगाते हैं। तो हम वहां पर क्या देखते हैं कि समांतर क्रम के अंदर इसका भी वोल्टेज भी होता है, इसका भी वोल्टेज भी होता है। मतलब कहने का मतलब इसको आप पढ़ दो ए वे बी, ठीक है, ए वे बी, ए वे बी के मध्य जो आपका विभव होता है वो क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, वी होता है। कहने का मतलब समांतर क्रम संयोजन में विभव में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, विभव जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब ए और बी पॉइंट के मध्य अगर आपको विद्युत वाहक बल देखना है तो कुल विद्युत वाहक बल ए और बी के मध्य क्या रहेगा, ई रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब श्रेणी क्रम क्या था, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, वो प्रतिरोध वाला याद रखो, श्रेणी क्रम में विभव क्या होता है, V1 + V2 + V3 होता है, जबकि समांतर क्रम में आपका V है तो V ही रहेगा, ठीक है। तो वहां से हमारे पास में V तो नहीं, हमारे पास में E है, तो हमने यहाँ पर रख दिया E, मतलब कुल विद्युत वाहक बल हमारा हो गया E। अब बात करते हैं हम कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो उसके बारे में बताओ, प्रतिरोधों को ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन है, और समांतर क्रम संयोजन में ए व बी के मध्य कुल आंतरिक प्रतिरोध आप कैसे निकालोगे, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध ए व बी के मध्य, ठीक है, पूरे परिपथ का नहीं निकाला हमने, ये ध्यान रखना। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, वैसे भी कुल आंतरिक प्रतिरोध लिख दिया तो मतलब ये नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पर कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये भी क्या आपका, ये और ये क्या एक दूसरे के समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो इन दोनों को हटाकर अगर हम एक यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिरोध लगाएंगे, तो फिर हमारे को कैसे मिलेगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है, 1/r। अब यहाँ पर r देगा तो इसको r डैश दे देते हैं, 1/r बराबर क्या होगा, 1/r + 1/r, ऐसे करते हैं हम।
भाई प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसका अगर हमारे प्रतिरोधों का समांतर क्रम करना है तो समांतर क्रम में हम क्या कर देंगे, इनको क्या करते हैं इस प्रकार से एक बट्टा में करते हैं ना। यहाँ पर भाई कैसे करते हैं, वो v बराबर आई बार ओम वाला नियम लगो, वहां से आपका आसानी से आ जाएगा। तो ये अभी हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध थोड़ी है, आर डे से आंतरिक प्रतिरोध है, ये तो एक बट्टा आर डे से है, तो आर डे से कैसे निकालोगे, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर मान लो ये एक बटा आर प्लस एक बटा आर। अब मान लो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि मान लो यहाँ पर बहुत सारे मान लेते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे सेल होंगे, तो जब बहुत सारे सेल होंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक बटा आर प्लस एक बटा आर प्लस एक बटा आर प्लस एक बटा आर प्लस एक बटा आर। कितनी बार आएंगे, एक बटा आर, एन बार आएंगे, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर एक बटा आर डैश बराबर क्या आ जाएगी, कितनी बार आएंगे, एन बार आएंगे। कौन आएगा, एन बार, एक बटा आर आएंगे। ऐसा लिख सकते हो ना, जब हमारे बहुत सारे यहाँ पर क्या लगे हो, सेल लगे हो समांतर क्रम में, ठीक है, और जिनका आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल क्या हो, समान हो, तब ये कंडीशन हो रही है। अब बात करते हैं आगे, एक बटा आर डैश बराबर ये आ गया, तो यहाँ से आर डैश किसके बराबर आ गया, आर डैश आ गया आपका उल्टा कर दो इसको, एन नीचे आ जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, आर बटा एन, ये आ गया आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया, अब आपको निकालना है कुल परिपथ का मतलब प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे कुल परिपथ का प्रतिरोध, हम याद करेंगे कुल परिपथ का प्रतिरोध। तो जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे हमने क्या किया था, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर कुल परिपथ का प्रतिरोध, क्योंकि हमारे को यहाँ पर क्या निकालनी है, धारा, क्या निकालनी है, धारा। जैसे पिछले वाले जो भी थे श्रेणी क्रम वाले थे, उनमें भी हमने दोनों में क्या निकाली थी, धारा निकाली थी ना, वो इंपोर्टेंट वहां पर बात थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है, तो धारा वहां पर क्या आई थी, जब विद्युत वाहक बल समान था तब आई बराबर आई थी आपकी क्या, एन ई अपॉन आर प्लस क्या आया था, एन आर, यह आया था ना। और जब यहाँ पर आपका दूसरी कंडीशन है भिन्न भिन्न होते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिखा है आपने E1 प्लस E2 बटा आर प्लस R1 प्लस का R2, इस प्रकार से आपने यहाँ पर धारा निकाली थी। ठीक है, तो ये आपको वहां पर ध्यान में रखना है, अगर पता नहीं है तो वापस से जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हो, वहां पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, कुल परिपथ का प्रतिरोध क्या है, तो कुल परिपथ का प्रतिरोध भाई यहाँ पर तो कुल परिपथ आ गया, ये आंतरिक प्रतिरोध आर डैश हो गया, और ये बाह्य प्रतिरोध है कौन सा, आर है। तो कुल जो परिपथ का प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस का आर डैश, या बोल सकते हो आर प्लस का, ये आर डैश के जगह मान रख दो, क्या हो जाएगा, आर बटा एन, यह आ गया आपका कुल परिपथ का प्रतिरोध। अब आपको चाहिए यहाँ पर धारा, तो धारा क्या होगी, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बट्टा यहां पर क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल बट्टा कुल परिपथ का प्रतिरोध, या कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल विद्युत वाहक बल है आपका ई, कितना है, ई बट्टा कुल प्रतिरोध कितना है, आर प्लस आर बटा एन, आर प्लस आर बटा एन। अब इसका लेसल ले लो, यहाँ पर कितना आएगा देखो, आई बराबर आ जाएगा आपका ई, लेसल लोगे तो क्या आ जाएगा, एन ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आर और प्लस का आर, ये आएगा ना, चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर लेसल ले लो, ठीक है, आपके ये आ जाएगा। ये आ गई आपकी धारा, ये आपको ध्यान में रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार से वो मतलब जब आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल समान हो तब आपकी आई आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी याद कर लेते हैं कुछ विशेष परिस्थितियां, कि विशेष परिस्थितियां वो क्या क्या होगी, तो उसको याद करते हैं। देखो चलो अभी हम याद करते हैं कुछ विशेष परिस्थितियां। तो आई बराबर क्या आया था, आई बराबर आया आपका एन ई बटा एन आर प्लस आर, ये था ना। तो इसमें विशेष परिस्थितियां याद करते थे। ठीक है, तो देखो विशेष क्या होगा, विशेष वही कि जब एक ज्यादा हो किससे, दूसरे से, तो फिर क्या होगा, क्या घटना होगी वहां पर। तो मान लेते हैं अगर आर बहुत ज्यादा है, आर ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन होगा, किससे होगा ग्रेटर देन, अगर होगा आपका आर बटा एन से, तो क्या होगा, मतलब आर ग्रेटर देन होगा, बहुत ज्यादा होगा, तब क्या कंडीशन होगी भाई, एन आर बटा एन से करेंगे ना भाई, ये बहुत ज्यादा है भाई, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन को वापस हटा दो, यहाँ पर एन हटा दो तो ये यहाँ पर आ जाएगा एन। तो अगर ये बहुत ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा आपका, जब यहाँ पर जो आर बटा एन है वो बहुत कम होगा, आर ज्यादा होगा, तो हम आर बटा एन को है वो लगभग क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, तो जीरो मान लिया। यहाँ से क्या आ गया, आई बराबर क्या आ गया, ई अपॉन क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, ये तो जीरो हो गया, बचा क्या आर। क्या ये सार्थक संयोजन है, नहीं, ये सार्थक संयोजन है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n नहीं आया है। जब तक यहाँ पर n नहीं आएगा वो संयोजन सार्थक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये संयोजन सार्थक नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर संयोजन सार्थक नहीं है। अब बात करते हैं आगे,
आगे बात क्या करेंगे कि दूसरी जो विशेष परिस्थिति इसकी उल्टी हो जाएगी, आर अगर क्या हो लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन क्या हो आर बटा एन, या बोल सकते हो जो आर बटा एन है वो बहुत ज्यादा है किससे आर से, तो हम यहाँ पर किसको नगण्य मानेंगे, आर को लगभग क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं। जब आर को नगण्य मानेंगे देखो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा ई बटा क्या आएगा आर, तो आपका नगण्य हो गया क्या आ गया आर बटा एन, या फिर इसको लिख सकते हो आई बराबर ऊपर ये एन कहां पे ऊपर चलेगा एन ई बटा आर, यहाँ पर एन आया, इसका मतलब ये संयोजन क्या है सार्थक है। मतलब ऐसा संभव हो सकता है कि आर बहुत छोटा हो आर बटा एन से, ये भी संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये जो संयोजन होगा वो क्या होगा सार्थक होगा, संयोजन सार्थक है। ये संयोजन सार्थक होने का मतलब क्या हो गया कि जो विद्युत सेलों का संयोजन जब करोगे तो आपको जो समांतर क्रम में जब भी करोगे तो आपको जो बाह्य प्रतिरोध है वो लगभग 0 रखना पड़ेगा, तभी आपका संयोजन है वो सार्थक होगा, तभी आपको सही वह धारा मिलेगी। अगर आप में यहाँ पर क्या करोगे, अगर आप जो बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा कर दोगे तो फिर आपको वहां पर क्या होगा, जो आपका संयोजन प्राप्त होगा वो सार्थक नहीं होगा, मतलब वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो ये कुछ विशेष परिस्थिति जो आपने अध्ययन कर ले। अब हम आगे याद करते हैं, देखो ये तो हो गया हमारा पहला जो टॉपिक था इसका विद्युत सेलों का समांतर क्रम संयोजन का। अब हम आगे याद करते हैं विद्युत सेलों के समांतर क्रम संयोजन का दूसरा पॉइंट, जब आपके विद्युत वाहक बल और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो भिन्न भिन्न हो। तो याद करते हैं सेलों, जब सेलों के विद्युत वाहक बल वे आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा देखो। ठीक है, तो इस बार हमारे जो सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है भिन्न भिन्न है। तो उसके लिए देखो किस प्रकार से करेंगे, ये मान लेते हैं, वापस वही डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखो बस यहाँ पर मान चेंज कर देंगे, यहाँ पर भाई जो भी E1 E2 आ जाएगा हमारा, और आंतरिक प्रतिरोध भी क्या आ जाएगा आपका, आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा आपका R1 R2, बाह्य प्रतिरोध भी R1 R2 करेगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे बैटरी नहीं लगानी, क्या लगाना है प्रतिरोध लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया हमने कैपिटल R। अब यहाँ पर देखो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध दोनों क्या भिन्न भिन्न है। तो इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1, इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से, अगर मैं बोलूं कुल विद्युत वाहक बल तो कैसे जोड़ोगे आप, सीधा जोड़ सकते हो क्या E1 प्लस E2, नहीं जोड़ोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे हम कुल विद्युत वाहक बल लिखेंगे, ऐसा हम नहीं जोड़ सकते। जैसे हमने श्रेणी क्रम में किया था, वहां पर भी हमने जब भिन्न भिन्न था ना तब हमने सीधा नहीं जोड़ा था वहां पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो अब हमारे काम आएगा टर्मिनल वोल्ट था, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, तो हमारे को दोनों में क्या मिलेगी भिन्न भिन्न टर्मिनल वोल्टता मिलेगी। ठीक है, मतलब टर्मिनल वोल्ट तो भिन्न भिन्न मिलनी चाहिए, लेकिन ये समांतर क्रम है ना, इस वजह से यहाँ पर ये VV हो जाएगा वापस से। यहाँ पर हमारा चेंज क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगी धारा, ये वाला जो सेल है वो धारा कौन सी निकालेगा, ये देगा आपके I1 और ये कौन से देगा I2, भाई ये करेगा ना, ये I1 धारा ये I2 धारा, और यहाँ पर ये दोनों I1 और I2 मिलकर क्या बना लेगी, I मिला लेगी। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपकी मुख्य धारा है, मुख्य धारा कौन सी है आपकी, असल में मुख्य धारा I है ना, तो मुख्य धारा I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर। इसमें कोई कंफ्यूजन है, सीधी सिंपल सी बात थी कि ये सेल है वो I1 धारा दे रहा है, ये सेल I2 दे रहा है, यहाँ पर I1 आ रही है, यहाँ पर I2 आ रही है, यहाँ पर मान लो 5 एम्पीयर आ रही है, यहाँ से 5 एम्पीयर आ रही है, तो यहाँ से कितनी जाएगी 10 एम्पीयर जाएगी ना, यहाँ से 5 लीटर पानी आ रहा है, यहाँ से 5 लीटर पानी आया, तो यहाँ से कितना जाएगा 10 लीटर पानी जाएगा। तो उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। और हमारे को जो भी समांतर क्रम वगैरह करना होता है उसमें हम किसका मान निकालते हैं, I का मान ही निकालते हैं। तो इसका मतलब अगर I चाहिए तो हमारे को किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, I1 और I2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो A व B ले लेते हैं, A यहाँ पर क्या करते हैं कि A व B के मध्य टर्मिनल वोल्ट था, A व B के मध्य टर्मिनल वोल्ट था, तो A व B के मध्य टर्मिनल वोल्टता याद करते हैं। यहां से टर्मिनल वोल्टता कौन सी निकलेगी आपकी, V1 थोड़ी निकलेगी, कौन सी निकलेगी, V निकलेगी, कौन सी V। अब आप ऐसे समझोगे कि हम श्रेणी क्रम में करते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का तो भिन्न होगी जरूर, लेकिन यहाँ पर कुछ अन्य फैक्टर भी होते हैं जो आपके अभी सिलेबस में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे जब पढ़ोगे ना तब यहाँ पर कुछ अन्य फैक्टर भी होते हैं जिस कारण से यहाँ पर समांतर क्रम में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर V क्यों होती है, यहाँ पर V क्यों नहीं होता है, अलग अलग कार्य होता है, यहाँ से यहाँ तक अलग कार्य होगा, यहाँ पर भी अलग कार्य होगा, फिर भी V समान है, तो उसका अन्य कारण भी है जो आगे कक्षाएं उनमें आप देना
करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर समांतर क्रम में ध्यान रखना आपका v भी समान रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर अब आएगी टर्मिनल वोल्टेज v, तो v किसके बराबर आएगी, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है E1 माइनस का जो यहाँ का प्रतिरोध है, सॉरी विभव है, वो क्या होगा I1, धारा अगर प्रवाहित हो रही है I1 और क्या होगा R1, मेरी धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है I1 प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार से आप दूसरा लिख सकते हो कि v बराबर क्या हो जाएगा आपका, v बराबर हो जाएगा यहाँ पर E2 और माइनस का क्या हो जाएगा I2 R2। इन दो समीकरणों से आप क्या निकाल लो, I1 और I2 का मान निकाल लो, निकल जाएगा ना यहाँ से I1 और I2 का मान। तो देखो यहाँ पर मान रखते हैं I1 और I2 का, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा I1 का मान यहाँ से निकालो क्या आएगा, E1 को या इस माइनस I1 R1 को इस साइड भेज दो और ये V को इस साइड भेज दो, तो क्या होगा E1 माइनस का V और बट्टा नीचे क्या आ जाएगा R1। इसी प्रकार से अब आगे क्या है आपका, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। इसी प्रकार से ये होगा जैसे ये हुआ था, यहाँ पर क्या आ जाएगा E2 माइनस का V बट्टा क्या हो जाएगा R2। कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर देखो आगे करते हैं। अब I बराबर क्या हो जाएगा, इनको साथ में लिखो E1 माइनस का, या फिर ऐसे काम करो, इनमें यहाँ पर लेसे ले लो, ठीक है। तो लेसे लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या आएगा, लेसे R1 R2 लेसे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा R1 R2 लेसे आ गया, तो ऊपर आ गया आपका क्या R1 तो कैंसिल हो गया, मतलब R2, तो R2 E1 माइनस का V प्लस का, यहाँ पर क्या आ गया R2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया E2 माइनस का V R1, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। देखो I बराबर, यहाँ पर इसको अंदर गुणा करवा दो, तो अंदर गुणा करवाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो R2 E1 माइनस का R2V प्लस का R1 E2 और माइनस का R1V बट्टा क्या हो जाएगा आपका R1 R2। कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब देखो आगे करते हैं इसको I बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो मतलब ये R2 E1 और R1 E2 है, इनको साथ में लिख दो, तो यहाँ पर साथ में लिख देते हैं इसको क्या लिख देंगे E1 R2 माइनस एक साथ रखेंगे, ये क्या हो गया आपका प्लस का E2 R2 लिख दिया, इतना क्लियर है। माइनस इसमें से माइनस कॉमन लो इन दोनों में से, और साथ में क्या कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, तो V कॉमन ले लो। अब यहाँ पर क्या बच गया, V कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो यहाँ पर आ गया आपका R1 प्लस का R2, ये बचेगा ना R1 प्लस का R2, और बट्टा क्या कर दो R1 R2, या फिर दोनों को अलग अलग कर दो R1 R2, यहाँ पर कर देते हैं अलग R1 R2, और यहाँ पर नीचे क्या आ गया R1 R2। कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है भाई हमारा विद्युत बल E1 प्लस E2 का क्या होगा। तो उसके लिए हमने कुछ पहले वाले में जब श्रेणी क्रम किया था, उसमें हमने क्या किया था, कुछ इस प्रकार से वो पहले I का मान निकाल लिया था, जो भी निकाला था, फिर उसको किससे कंपेयर कर दिया था, इसका एक तुल्य परिपथ बना था। इस तुल्य परिपथ में हम टर्मिनल वोल्टेज V मान लिया था, और V किसको आ गया था, तुल्य विद्युत बल मान लेते हैं E माइनस का IR। अब इस समीकरण से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले तो इसको इस जैसी बनानी पड़ेगी ना इसको, तो इस जैसी बनाने के लिए इस समीकरण में हमारे कुछ और करना पड़ेगा, मतलब V को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गायब करना पड़ेगा। V के पास में जो ये R1 प्लस R2, ये R1 R2 इसको गायब करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर ये कला V बचेगा ना। इसको गायब कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर पहले क्या करो, आप ये जो माइनस वाला इसको साइड में लगाओ, इसको साइड में लेके चले जाओ, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो करते हैं, यहाँ पर इसको साइड में लेकर आओ तो क्या आएगा, V R1 प्लस का R2 बट्टा क्या आ जाएगा R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस का E2 R2 बट्टा R1 R2 और माइनस का I। भाई इसको साइड भेज दिया, इसको इस साइड भेज दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब आगे करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब आप क्या कर दो, इस समीकरण में आपको क्या चाहिए, यहाँ पर V अकेला चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, ऊपर नीचे सॉरी मतलब या फिर इसको गुणा कर दो। किससे गुणा करोगे, ये गायब होनी चाहिए, ये गायब होने के लिए आप गुणा करो इस समीकरण को R1 बट्टा R2 बट्टा R1 प्लस R2 से गुणा करने पर, तो ये जैसे गुणा करोगे तो ये आपका पार्ट यहाँ पर जो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो करते हैं V, यहाँ पर देखो क्या है, ये R1 प्लस R2 बटा R1 R2 है, तो ये जब ये लिखोगे और इसको जब यहाँ पर गुणा करके लिखोगे तो ये जो R1 R2 है कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या आपका, केवल यहाँ पर V बचेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर इतना तो कर सकते हो। अब यहाँ पर गुणा करो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा आपका E1 R2 प्लस का E2 R2 बटा R1 R2, जब इसको गुणा करा है इससे R1 R2 बटा R1 प्लस R2 से, और माइनस का इससे भी गुणा करवा दो, क्या हो गया I R1 R2 बटा R1 प्लस का R2। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, तो V बराबर क्या आ गया, V बराबर आ गया E1 R2 प्लस का E2 R2
बटा R1 प्लस का R2 और माइनस का क्या आ गया I R1 R2 बटा R1 प्लस का R2, ये आ गया। अब ये समीकरण और ये जो तुल्य परिपथ वाले समीकरण है, तुल्य परिपथ की जो समीकरण है, इसको आप देखो कंपेयर कर सकते हो ना। आप यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो ई है वो ई की जगह आ जाएगा, आई ए आयरा और आर की जगह आ जाएगा। कंपेयर कर सकते हो। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दोनों को तुलना करने पर आपको क्या दिखेगा कि दोनों समीकरणों की तुलना करने पर जो ई है या कुल विद्युत वाहक बल है वो क्या आएगा आपका, कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या है आपका ई है, और वो ई किसके बराबर है, इसको कंपेयर करो। ई की जगह यहाँ पर क्या है, ये पूरा पार्ट है, तो इसको मतलब ई बराबर क्या आएगा, E1 R2, ये भी ध्यान रखना है, प्लस का E2 R2, सॉरी कहीं पर मिस्टेक किएगा, E1 R2 E2 R1 आएगा यहाँ पर फिर, ठीक है। ये इस प्रकार से दोनों अलग भिन्न भिन्न। अब यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, R1 प्लस का R2, R1 प्लस का R2, ठीक है। यहाँ पर भी ये R1 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा कुल विद्युत वाहक बल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आपका कुल परिपथ का प्रतिरोध है, तो क्या कैसे निकालेंगे, कुल परिपथ प्रतिरोध। तो कुल परिपथ प्रतिरोध जो आपका प्रतिरोध है वो कितना है, ये आंतरिक प्रतिरोध कितना है, ये आंतरिक प्रतिरोध है इतना, और ये भी आपका क्या है, बाह्य मतलब प्रतिरोध है। तो कुल परिपथ प्रतिरोध कितना होगा, R प्लस का, ये जो ये यहाँ पर वो लिख दो, R प्लस का क्या हो जाएगा आपका R1 R2 बटा R1 प्लस का R2। अब यहाँ पर आप धारा निकाल सकते हो, तो धारा निकालते हैं यहाँ पर। तो I बराबर क्या हो जाएगी हमारी, I बराबर इन दोनों का क्या कर दो, भाग दे दो। कैसे भाग देंगे भाई, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I R, तो I बराबर क्या होता है V बटा R। तो यहाँ पर V बटा R मतलब V की जगह कौन है, E है, R की जगह कौन है, ये पूरा हमारा जो कुल मतलब परिपथ है प्रतिरोध, दोनों का भाग दे दिया। तो क्या आ गया, E1 R2 प्लस का E2 R1 बटा R1 प्लस का R2, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, R प्लस का R1 R2 बटा क्या हो जाएगा R1 प्लस का R2 आ गया। ये आ गई आपकी कुल धारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप है वो क्या कर लोगे, यहाँ पर विद्युत सेलों का जो समांतरकरण संयोजन है उसमें आप यहाँ पर धारा ज्ञात कर लोगे। जितने भी हमने 4 अभी तक क्या पढ़े संयोजन पढ़े, उन सब में हमने क्या ज्ञात किए, धारा ज्ञात की है, और ये ज्ञात किया है कि विद्युत वाहक बल और जो आपका प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो किस प्रकार से संयोजित होते हैं। क्योंकि सेल है तो सेल में मुख्यतः आपका क्या होगा, आपका आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। तो उसी का हमने अध्ययन कर लिया। समांतरक्रम संयोजन में हम सेलों का संयोजन कैसे करेंगे, सेलों का जो है वो कैसे करेंगे, E बराबर E1 R2 मतलब उनका जो मतलब विद्युत वाहक बल है कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा, और उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा, ठीक है। 1/R, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलों का समांतरक्रम में संयोजन। समझ में आ जाना चाहिए। चार टॉपिक हमने किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखने हैं, और कोई ऐसे हार्ड वगैरह कुछ नहीं है, बस जो नॉर्मल बातें थी जो पहले आपको ओम के नियम वगैरह से उनसे पता थी, उन्हीं से आपने वो देने वो कि बस तरीका पता रखना है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें निकाली वही याद रखो कि हमारे को निकालनी है, सबसे लास्ट में निकालनी है धारा निकालने के लिए हमारे को चाहिए कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध परिपथ का। तो कुल विद्युत वाहक बल हम कैसे निकालेंगे, अब श्रेणीक्रम का अगर समान होगा तो फिर हम आसानी से निकाल लेंगे श्रेणीक्रम में, और भिन्न भिन्न होगा तब भी वहां पर हम निकाल लेंगे। लेकिन जो समांतरक्रम में जब समान होगा तो केवल ई आएगा, और जबकि लेकिन भिन्न भिन्न हो तब हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम सीधा नहीं निकाल सकते, तो फिर हमारे को टर्मिनल वोल्टता यहाँ पर लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वहां पर भी हम सीधे नहीं निकाल सकते, तो वहां पर भी हमारे को टर्मिनल वोल्टता, मतलब जब समान होते हैं तब आपको टर्मिनल वोल्टता किसी की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधा मान रख दो वहां पर, ठीक है, जो आपने प्रतिरोध के लिए पढ़े हैं उसी प्रकार से। लेकिन अगर समान नहीं हो, ठीक है, भिन्न भिन्न हो, तब आपको वहां पर टर्मिनल वोल्टता की आवश्यकता पड़ेगी। श्रेणीक्रम में भी हमने निकाली टर्मिनल वोल्टता, और यहाँ पर भी टर्मिनल वोल्टता निकाली है, और फिर तुल्य परिपथ की जो टर्मिनल वोल्टता उससे हमने कंपेयर कर दिया, तो हमारे को क्या मिल गया, कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध है वो मिल गया, मतलब आंतरिक प्रतिरोध मिल गया। और फिर हमने यहाँ पर धारा निकाल ली, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल परिपथ का प्रतिरोध, तो हमारे पास में आ गई धारा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बात आपको पता चल गई होगी कि विद्युत वाहक बल हम कैसे निकालेंगे और कुल प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ध्रुवता चेंज कर देंगे तो यहाँ पर एक जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही श्रेणीक्रम वाली बात यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए संयोजन। अब हम आगे देखो अगला टॉपिक उसको हमें